सभी दोस्तों को नमस्कार। एक ओंकार, मैं आपका गोपाल वर्मा आप सभी के साथ एक नए बैच करियर विल पर आपकी शुरुआत करना चाहूँगा। और ये बेसिकली एक युद्ध है। दिस इज वॉर ऑफ द इंटेलेक्ट, बुद्धिजीवियों की लड़ाई। दो रीजंस, काफ़ी समय के बाद आप लोगों की एसएससी के इन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमारा जो मेन फोकस है, समय रहते हर एक पेपर को तैयार करना, समय रहते हर एक पेपर पर बहुत अच्छे से फोकस करना, हर एक चीज पर कंसंट्रेट करना। समय अपने पास इतना है कि हम आराम से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सर्कुलर सबके सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एक ये प्रयास आपके लिए समय बचाने का होगा, सटीक तैयारी कराने का होगा। और इस तैयारी के मायने हमारे सीपीओ, सीएचएसएल और एसएससी का एक और एग्जाम जो मेन स्ट्रीम आप लोगों का है सीजीएल, हम तीनों पर टारगेट करते हुए चलेंगे। समय रहते हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और इस सिलेबस के अंदर हमारे 3 आयाम हैं। उन तीनों का जिक्र मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। उन तीनों के तीनों दायरे पर अगर हम काम करते हैं, वोकैबुलरी, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आप लोगों का ग्रामर, और तीसरी अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन। अब अगर इनके हम और दायरे समझने की कोशिश करें तो वो दायरे हमारे परिचय में पहले से ही हैं। वोकैबुलरी के अलग अलग सेक्शंस हैं जो हम लोगों को पता ही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर हम कहने की कोशिश करें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करें स्पेलिंग टेस्ट। इसके अलावा और भी हमारी जो कैटेगरीज जुड़ती हैं जिन्हें हम कहते हैं बच्चों फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो इन दायरों के साथ हम लोगों का वोकैबुलरी जो सेक्शन आता है, जो एक अलग चीज नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर हमारे एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रीलिम्स में हालांकि वोकैबुलरी का ज्यादा बड़ा रोल है, लेकिन अगर मेंस में हम जाते हैं तो वोकैबुलरी का रोल थोड़ा सब्सिडरी हो जाता है और मेंस का हमारा जो मेन फोकस है वो वोकैबुलरी पर नहीं, ग्रामर सेक्शन पर होता है, ठीक है। तो ग्रामर के 2 लेवल है, एक हम एलिमेंट्री लेवल पर इसे पढ़ेंगे और एक हमारा जो लेवल होगा दोस्तों वो एडवांस लेवल होगा। फाइन। कॉम्प्रीहेंशन के 3 मायने परीक्षा हमारे सामने रखती है। एक हुआ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक हमारा हुआ क्लोज टेस्ट और एक हुआ हमारे पास पैराजंबल, या जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं पीक्यूआरएस, ठीक है बच्चों। पूरा का पूरा पेपर हमारा काफी इंपॉर्टेंट दायरों में बटा हुआ है और अगर चीजों को गहराई से समझे तो बड़ी आसान भी हो सकती हैं। और एक बार की ये जो तैयारी है, जिसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अब की बार आखिरी बार। अगर एक बार अच्छे ढंग से तैयार की जाए अपने आप को, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों हमारी चीजों पर बड़ी अच्छी पकड़ बना सकता है। और अगर हम एक बार ध्यान से नहीं सुनते समझते तो आगे हम लोगों को फिर बार बार हो सकता है कहीं ना कहीं विक्टिम बनना पड़ता है। मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। विक्टिम इसलिए क्योंकि हर एक ड्राइवर अपने हिसाब से गाड़ी चलाता है, तो हर एक ड्राइवर का मतलब हर एक टीचर अपने हिसाब से कंटेंट्स को डिलीवर करता है और हम विक्टिम बन जाते हैं, ये समझ नहीं पाते सही क्या है गलत क्या है। खैर, आपका समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो दिवाली का तोहफा है जो करियर विल आप लोगों के लिए लेकर आया है। क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट की जॉब लगती है तो उसके कई सपने हैं जो पूरे होते नजर आते हैं। और भैया इस दुनिया में सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मेरा जो सिलेबस है आप लोगों के साथ, वो सिलेबस तो चलता ही रहेगा और तीनों के तीनों आयाम है, जिसमें एक वोकैबुलरी सेशन है जिसका जिक्र हम हर दिन की क्लास में शुरुआत में लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा मेरे बच्चों, वो सेक्शन होगा हमारा ग्रामर सेक्शन, जिसका जिक्र मैं भी लेकर चलना चाहूँगा। और तीसरा सेक्शन होगा हमारा जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। उन चीज़ों को हम लेकर चलते हैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि जैसे बच्चा कोई भी हमसे अगर एक सवाल पूछता है कि सर क्लोज टेस्ट सबसे पहले करा दो, ठीक है, मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। तो क्लोज टेस्ट के लिए हमारे सामने जब कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके हमारे सामने मान लीजिए ऑप्शंस अगर बात कही जाए, अगर हम इन ऑप्शंस की बात कहें तो इन ऑप्शंस के लिए हम लोगों को प्रोवाइडेड क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चों, प्रोवाइडेड क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से हमें ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं।
ठीक है। अब अगर हम इन ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करते हैं तो इन ब्लैंक्स के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हमारे सामने कुछ एक ब्लैंक्स में तो वोकेबलरी और कुछ एक ब्लैंक्स में हम लोगों को ग्रामर के ऑप्शंस दिए जाते हैं। फाइन, चीजों को ध्यान से समझें। अब स्टूडेंट्स कई सारी गलत फहमियां पाल लेते हैं। जिन बच्चों को पूरे पेपर को हिंदी के आधार पर सोल्व करने की आदत होती है वो थोड़ा सा पेपर में लड़खड़ाते हैं। फाइन, मैं आपके सामने इस लिखे हुए क्वेश्चन को एक छोटा सा मॉड्यूल रख रहा हूं। ये आपका क्लोज टेस्ट हुआ। तो आपके सामने अगर इन सभी के सभी ब्लैंक्स को मैं फिल करना शुरू करूं तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर हम ग्रामर वाले पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो ग्रामर को लेकर हम लोग ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ग्रामर अपने पास बिल्कुल सीधा सटीक लॉजिक हमें बता सकता है। तो बच्चों अगर ग्रामर वाले ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं तो वोकैब वाले ब्लैंक्स अपने आप फिल होते चले जाते हैं और इसी तरीके से हमारे आंसर्स फिल करने की एक चेन तैयार होती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम चीज़ों को आधारभूत तरीके से समझने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें रिलेटिवली जुड़ती चली जाती हैं। इसी को हम कहते हैं एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आसान से जटिल की तरफ चलोगे कभी नहीं उलझोगे, और आप अगर रैंडम चीज़ों को उठाओगे तो हमेशा उलझना वाजिब है। क्लियर है? तो सिलेबस के अंदर कहाँ कौन सी चीज पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ हमें सीखना होगा। और मैं इस बैच का नाम देता हूँ वॉर ऑफ इंटेलेक्ट। क्यों वॉर ऑफ इंटेलेक्ट कहने का एक खास वजह है। वॉर ऑफ इंटेलेक्ट का कहने का एक खास वजह ये हुआ कि अगर हम बड़े ध्यान से समझें तो बहुत सारे बच्चे तैयारी किए बैठे हैं और इस तैयारी के आलम में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी रह गई तो बच्चों सिलेक्शन से आप 1 साल पीछे रह जाते हैं। खैर, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चीजों को सीधी सटीक बात पर लेकर आना चाहूंगा। हर दिन के सेशन की शुरुआत हम लोग पहले वोकैबलरी से करेंगे और वोकैबलरी के जिक्र में मैं आज आप लोगों के लिए बहुत प्यारी चीज लेकर आया हूं। और इस जिक्र में अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। पहले मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस का थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद चीजें हम लोग आगे लेकर चलना चाहेंगे। देखो मेरे दोस्तों, एक बहुत प्यारा शब्द है, हमने इसे कहा ईडियम। क्या कहा? ईडियम। ईडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग फ्रेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। हालांकि ईडियम और फ्रेज नाम के दोनों शब्दों में बहुत माइनर सा फर्क होता है। ठीक है जी। ईडियम की अगर हम बात करें और फ्रेज की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर बहुत माइनर सा फर्क होता है। ठीक है। ईडियम के पीछे कोई स्टोरी वाली बैकग्राउंड नहीं होती, जबकि फ्रेज के पीछे एक स्टोरी वाली बैकग्राउंड होती है। ठीक है। फिर कह रहा हूं, अगर मैं कहूं ईडियम की तो ईडियम के पीछे कोई स्टोरी बैकग्राउंड नहीं होती, जबकि फ्रेज के पीछे एक स्टोरी बैकग्राउंड होती है। छोटी सी बात समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं हरक्यूलियन टास्क, ठीक है, तो बेसिकली ये एक फ्रेज है। क्या कहा बच्चों मैंने? ये एक फ्रेज है। मेरे साथ पढ़ने के इस प्रोसेस में एक चीज हमेशा याद रखें, सबसे पहली बात तो जो चीज मैं आप लोगों से बुलवाना चाहूं उसे बोलने की कोशिश करें। ठीक है। आप अगर उसे बोलने की कोशिश करेंगे तो आप मुझसे बैठे तो बहुत दूर हैं, हाँ या ना? आप बैठे तो मुझसे बहुत दूर हैं, पर आप दूर नहीं, आप मुझे अपने पास महसूस करेंगे। क्लियर है? आप जहां पर भी हैं, जो चीज मैं आपसे बुलवाना चाहूं आप उस चीज को अगर बोलते हैं तो वो चीजें आपको महसूस होनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे वो चीजें आप लोगों को याद होनी शुरू हो जाएंगी और समझ आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? इस इंग्लिश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये हमारी भाषा नहीं है। मेरे 1.5 घंटे के सेशन में तो इंग्लिश को हम इंग्लिश की तरह समझेंगे, लेकिन जैसे ही ये कहानी खत्म होगी तो बचे हुए मेरे पास जितना भी समय है, मतलब 24 घंटे में से अगर मैं 1.5 घंटा माइनस करता हूं तो मेरे पास 22.5 घंटे जो बचते हैं वो मेरे हिंदी के परिचय से शुरू, हिंदी के परिचय पे खत्म। ठीक। तो मेरे साथ अलग क्या करना है वो चीज मैं जानता हूं। मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। आप लोग जहां बैठे हैं कान पर हेडफोन लगाएं, फोकस्ड रहें। ठीक है। कमेंटबाजी से बचें और मेरे साथ चीजों को बोलने की कोशिश करें। तो मेरा जो पर्पस है वो ध्यान से समझने की कोशिश करें। ईडियम एंड फ्रेज दो चीजें हैं हमारे सामने। सबसे पहली, जब फ्रेज की हम बात करते हैं तो कोई भी फ्रेज उसके पीछे एक स्टोरी होती है। क्या होती है बच्चों? एक स्टोरी होती है। और ऐसी स्टोरीज के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, हरक्यूलियन टास्क। क्या कहा बच्चों? हरक्यूलियन टास्क। अब हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या हुआ? हरक्यूलियन हरक्यूलिस शब्द से बना है। फाइन। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या हुआ? जिसे हराया ना जा सका वो एक हरक्यूलिस नाम का एक हमारा
वॉरियर था। हरक्यूलियन टास्क इसलिए हुआ भाई जिसे हराया ना जा सके, इसका मतलब जिसे एग्जीक्यूट ना किया जा सके, एक ऐसा काम जो किया ना जा सके, बहुत टफ काम है जिसे करना बड़ा कठिन है या जटिल है। तो लोग ये कह भले ही देते हैं कि ईडियम फ्रेजेस एक ही चीज होती हैं, चीजों के अंदर बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है। फ्रेज जिनके पीछे कहानी जुड़ी हुई होती है वो आपके फ्रेजेस हुए। खैर, अगर हम इस फ्रेज की बात कहते हैं तो फ्रेज को हम लोग बेसिकली कहना चाहें तो सेमी सेंटेंस भी कहलाते हैं। अब ये क्या चीज है, ये ग्रामर का दायरा होगा, इसे हम वहां समझेंगे। ईडियम की अगर हम बात करते हैं तो ईडियम को हम कहने की कोशिश करते हैं मुहावरा। क्या कहा मेरे बच्चों? मुहावरा। ठीक है जी। अब मुहावरा अगर हिंदी में मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो मुंह का आवरण बदल दे। मैंने क्या कहा? मुंह का आवरण बदल दे। कैसे आवरण बदल दे? जैसे अगर मैं हिंदी में कहने की कोशिश करूं लड़ाई की जड़। अब आप इस बात को समझेंगे कि लड़ाई नाम का कोई पेड़ तो है नहीं, तो जड़ कैसी? अरे बोलो हाँ। जब लड़ाई नाम का कोई पेड़ नहीं तो जड़ कैसी? ठीक। तो मैंने जो आपके सामने बोला उसके अर्थ ने उसका आवरण बदल दिया। आवरण हम बोलते हैं बच्चों जो चारों ओर हमारे है। फाइन। तो जो हम बोलने की कोशिश करते हैं सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बदल गया। फाइन। ईडियम की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर यही चीज लॉजिकल है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अगर आंगन टेढ़ा है तो छत पर नाचो, इसका ये कोई सेंस नहीं है। इसका आवरण सिचुएशन के अनुसार अलग है। तो इसका मतलब जब हम ईडियम की बात करते हैं तो काम ये दोनों ही एक ही तरीके से करते हैं। ठीक। इसके बैकग्राउंड में तो एक स्टोरी छिपी हुई है। अगर आप हरक्यूलियस नाम के बारे में जानते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। एचलिस हील्स, एचलिस नाम के अगर आप राजा या प्रिंस की बात को जानते हैं तो आप उस छोटे से फ्रेज को जल्दी समझ पाएंगे। फाइन। एचलिस नाम का एक छोटा सा बेबी हुआ, ठीक है, और उसको अमरता का वरदान देने की कोशिश ऐसे की गई कि उसे एक अमृत प्याले, अमृत कुंड में डाला गया और उसको डाला गया कि जितना वो डिप करेगा उस पर कभी उस किसी भी वार का असर नहीं पड़ेगा। ठीक। तो उसकी एडी से उसे पकड़कर पानी के अंदर डिप किया गया, तो जब निकाला गया तो एडी ही बची हुई थी जो उसकी कमजोरी थी, इसीलिए एचलिस हील नाम का एक फ्रेज तैयार हो गया। समझ आई? लेकिन ईडियम की अगर हम बात करते हैं तो ईडियम के अंदर कोई स्टोरी नहीं होती। फाइन। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं एट अ स्टोन्स थ्रो, अब इसके पीछे कोई कहानी नहीं है मेरे बच्चों। फाइन। इसके अंदर तो एक कीवर्ड है जो सारी की सारी खेल को तोड़ेगा, और कीवर्ड क्या हुआ? स्टोन, और ये हुआ थ्रो। आप किसी भी स्टोन को उठाओ और जरा फेंकने की कोशिश करो, कैटापुल्ट तो हो नहीं आप लोग, है ना? अगर आप इसे फेंकने की कोशिश करोगे तो निश्चित दूरी तक ही ये पहुंचेगा। अरे हाँ ना? तो इसकी अगर निश्चित दूरी है तो एट अ स्टोन्स थ्रो इसका मीनिंग तैयार हो गया। फाइन। अब मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लिखे हुए ईडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं होता। लिटरल के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ कोई नहीं होता। बेसिकली इसका जो मीनिंग हमें तैयार करना है वो इम्प्लाइड मीनिंग है। इम्प्लाइड का अर्थ हुआ भावार्थ। थोड़ी देर पहले मैं मुहावरा शब्द को तोड़ रहा था, मुंह का आवरण बदल दे। बोल क्या रहे हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। फाइन। तो हम लोग जिस चीज पर काम करेंगे बेटा वो हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। क्लियर है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके प्रीलिम्स में भी काम आते हैं, फाइन, मेंस में भी काम आते हैं, और सबसे ज्यादा काम आता है ये चीज आप लोगों का जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करते हो। तो जब आपको ऐसे लेटर लिखना होता है तो ऐसे लेटर लिखने के लिए आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है? तो चलिए समय बचाते हैं, क्योंकि मैं एक चीज सोचकर हमेशा क्लास में उतरता हूं, समय बचाना है तो पढ़ाना होगा। और दाएं बाएं की बात करने की बजाय अगर हम पढ़ने पर फोकस्ड रहें तो हमारे सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मेरे वायदों से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कंटेंट से। जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है उसी से सिलेक्शन उसका तैयार होता है। सिलेक्शन किसी के चेहरे, किसी के नाम से नहीं, किसी के दावों से नहीं। मेरे शब्द सटीक हैं, और अब की बार आखिरी बार मेरे साथ मिले, तैयारी करें। करियर विल के इस बैच का आज पहला दिन है। भूमिकाएं बहुत बनाई जा सकती हैं, काम पर फोकस करें। तो दोस्तों चलिए थोड़ी से ईडियम्स पर काम करते हैं। और आज हम जिस ईडियम की बारे में बात करेंगे वो ईडियम अपनी कैटेगराइजेशन के आधार पर हैं। और उन कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो उनकी कैटेगरीज जो बांटी गई है वो कलर्स के बेसिस पर बांटी गई हैं। ठीक है? अब मैं ईडियम्स और फ्रेजेस को दोनों को फिलहाल एक ही तरह लेकर चलना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से समझें। मैं जब ईडियम्स और फ्रेजेस आपके सामने पेश करूंगा तो इनकी कैटेगरीज, सुन रहा है ना तू?
इनकी कैटेगरीज हम बांट के इनको याद करेंगे तो ये मुश्किल नहीं होती। क्लियर है? और अगर हमें इन्हें मुश्किल बनाना हो तो रैंडम उठाए जाओ, फिर उसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों का वोकैबुलरी डिस्कशन जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का होता है, मैं सिर्फ वो GRE लेवल पर काम करूंगा। GRE वोकैबुलरी सेशंस में सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। अभी जो एग्जाम्स हुए हैं बच्चे सभी के लिए, सभी लोग जानते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा फंसे हैं वोकैबुलरी में। ठीक है। वोकैबुलरी में फंसने की वजह क्या? बच्चे पुरानी किताबें, पुराने मटेरियल को रटते रहे, पढ़ते रहे, उससे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। चलिए दोस्तों, जरा बच्चों के सामने मेरा ईडियम्स का कलेक्शन पेश किया जाए। सबसे पहला ईडियम का एक छोटा सा सेक्शन आपके सामने। चलिए बच्चों, अब हमारे सामने ये जो 3 छोटे छोटे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इन पर हम काम करना शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। ब्लैक एंड व्हाइट, सबसे पहले इस ब्लैक एंड व्हाइट को अगर ध्यान से हम समझने की कोशिश करें तो ये जो मेरे सामने ये जो बोर्ड है व्हाइट है, मैं अगर इस पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो बेसिकली एक कंट्रास्ट तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? कंट्रास्ट तैयार हो रहा है। कंट्रास्ट का मतलब एक विरोधाभास। क्या तैयार हो रहा है भाई जी? विरोधाभास। अरे हाँ या ना? अब विरोधाभास की अगर हम बात करना चाहें तो 2 चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हुई, मीनिंग यहीं से तैयार हुआ। देखो पढ़कर लिखा है, टू जज एवरीथिंग एज ईदर वन वे और द अदर, गुड और बैड। यानी कि किसी चीज का जब किसी चीज का हम लोग निर्णय लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, अच्छा या बुरा तब निर्णय लेते हैं जब हम उसके अच्छे और बुरे पक्ष को देख लें, उन दोनों के बीच कंट्रास्ट करें। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है, Our boss always thinks that everything is straightforward. Straightforward का सिनोनिम आपसे पूछा जाए तो straightforward का सिनोनिम हुआ outright. इसे हम अगर हिंदी में कहें तो मुंह फट। वैसे मैं हिंदी से ताल्लुक बहुत कम रखूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पर हिंदी आपको, आपकी स्पीड को और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डगमगाएगी। मेरे बच्चों, मेरे शब्दों के खिलाफ मत जाइएगा। मैं जो भी कहूंगा वो बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात कहूंगा। कॉम्पिटिटिव लेवल पर हमें इंग्लिश को इंग्लिश की तरह देखना आना चाहिए। इसे हिंदी के आधार पर बांटने की या हिंदी के आधार पर समझने समझाने की प्रयास में बिल्कुल गलत जाएंगे। क्लियर है? बाकी जिसकी जो अप्रोच है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आउटराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड का सिनोनिम भी तैयार हुआ। आगे कहा, बट ही डजंट रियलाइज दैट दिस होल सिचुएशन इज नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट एज ही थिंक्स। ठीक है जी, यानी कि इसे जज नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पर लिखा है बच्चों, ध्यान से, पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक। अब अगर मान लो मैं इस ब्लैक एंड व्हाइट को ही, जो यहां पर हमारे सामने लिखा है, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा इनके साथ लिखने की कोशिश करूं तो इसका मतलब हुआ लिखित। क्या कहा बच्चों? लिखित। अब लिखित देखो, जैसे आप अगर जमीन खरीदते हो, अरे हाँ ना, आप अगर जमीन खरीदते हो तो मेरे भाई जमीन खरीदने के लिए आपको लिखित तो चाहिए। अरे हाँ है ना? आप रजिस्ट्री करवाओगे, आप जो भी कागज लोगे, लिखित तो चाहिए। अरे हाँ है ना? क्लियर होगी बातचीत? ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज और आती है, इससे हम कहते हैं बच्चों पुट डाउन। क्या लिखा मैंने? इससे हम कहते हैं पुट डाउन। पुट डाउन का आप लोगों को एक और पता होना चाहिए, हुआ हमारे पास जॉट डाउन। क्या लिखा बच्चों? जॉट डाउन। अब इस चीज को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं फ्रेजल वर्ब। हम इसे क्या कहने की कोशिश करते हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है बच्चों। अब ये फ्रेजल वर्ब का क्या कहना है, क्या है ये कहानी, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बेसिकली हम किसी भी वर्ब के साथ, सुन रहा है ना तू? बेसिकली हम किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। फाइन, लोग तो प्रेपोजिशन ही कहते हैं, पर अगर कायदे से समझे तो ये प्रेपोजिशन नहीं होती, बेसिकली ये एडवर्बियल पार्टिकल होता है। अब ये क्या है, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में खुद ही समझ आता है। किसी भी वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो इडियमेटिक होता है, मुहावरेदार होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आपको लुक अप, तो लुक अप का मीनिंग ऊपर देखना नहीं होता सुरेश, इसका अर्थ होता है टू सर्च। क्या कहा मैंने? टू सर्च। क्लियर है? कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं कमेंट्स पर ध्यान क्यों नहीं देता। कमेंट्स पर ध्यान देने का मतलब है आपका और मेरा ये जो कोऑर्डिनेशन बना है इंटेलेक्चुअल, मैंने इसका बैच का नाम ही रखा है वॉर ऑफ द इंटेलेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धिजीवी लोग इस बैच में जुड़ते हैं और उनके दिमाग की टकराहट होती है। किस बात की?
भैया सिलेक्शन लेना है ना तो यहाँ से जागना होगा, ठीक है ना, इस यूट्यूब की दुनिया से बाहर आना होगा, सीखने वाले रस्तों पर आना होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझने का काम करें। तो कमेंटबाजी पर ध्यान ना दें और सर लर्नेबिलिटी डेवलप करें। क्लियर है? मैं तो टीचेबिलिटी के लिए जाना चाहता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपके अंदर एक लर्नर छिपा है, उस लर्नर को रिकॉग्नाइज करें और ऑब्जर्व करें इस छोटी सी महफिल में, इस छोटे से इस प्रक्रम में आप कितना सीख सकते हैं। आओ सर, मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने लिखी, लुक अप। इसका मतलब ये नहीं ऊपर देखना, इसका अर्थ तैयार हुआ टू सर्च। मैंने अगर कहने की कोशिश की लुक असाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू इग्नोर, टू इग्नोर। ठीक है, अब देखो इनका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं है, इनका आवरण बदलता है स्थिति के अनुसार। ठीक, इनका मीनिंग बदल जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहने की कोशिश करूं लुक अप टू, अब कुछ लोग यहां सोचने की कोशिश करते हैं लुक अप का मतलब तो सर्च हुआ, अब इसमें टू क्या कर रहा है? माहौल खराब हो सकता है सोचने पर, है ना। अगर लुक अप टू की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ टू रिस्पेक्ट। ठीक है, टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की जगह हम लोग एक और शब्द का जिक्र ले सकते हैं, टू रिगार्ड। इज माई पॉइंट क्लियर? तो शब्द बड़े प्यार से सीखे जा सकते हैं। और याद रखना, एक टीचर आपको वोकैबुलरी तैयार करने का तरीका दे सकता है। सुन रहा है ना तू? तुझे कितना पढ़ाए और हम, इसे हम, जो मैंने ये किया आपके साथ, इसे हम कहते हैं बच्चों डिट्टी। डिट्टी का अर्थ होता है कि किसी भी माहौल के बीच में छोटा छोटा गाना गा देना। ये फिल्मों में आता है ना जी, जैसे एक लड़की जा रही है, लड़का उसके पीछे चल रहा है, अरे हाँ ना, और उसी में एक सिचुएशन में गाना जाता है, ए क्या बोलती तू, बोलते हैं ना जैसा, ए क्या मैं बोलूं। डिट्टी, अ शॉर्ट सॉन्ग इन अ सर्टेन सिचुएशन। खैर, चीजें बहुत कुछ है सीखने को। तो एक टीचर आपको वोकैबुलरी को याद करने की इग्निशन स्टार्टिंग देगा, और वो जिसने ध्यान से समझ ली वो खेल को जीतता है। अगर ये कहूं मैं आपको ये शब्द याद कराऊंगा, सर ऐसा बिल्कुल धोखे में ना रहे, मैं आपको तरीके समझाऊंगा हर एक चीज के। तो ये चीज हमारे सामने हो गई, छोटी छोटी बातें। ठीक है भाई, अब अगर हम देखने की बात करें तो इनके पीछे भी और शब्दों की अर्थ जुड़ जाते हैं, वो बातें हम आगे ले चलेंगे। तो फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करें, पुट डाउन और जोट डाउन, दोनों का एक और अर्थ निकलता है जिसे हम कहते हैं टू राइट। क्लियर है? तो अब यहां लिखा हुआ है, इस नंबर 2 को देखें, पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब किसी चीज को लिखित में रखना या लिखित में लेना। टू राइट और हैव समथिंग रिटन डाउन ऑन पेपर फॉर कंफर्मेशन और एविडेंस। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी लिखा है आपके सामने, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट बिलीव मी, लुक इट्स रिटन हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। मेरी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, या लिखित में है सब कुछ। क्लियर है? नंबर 3 पर आता है हमारे सामने, ब्लैक एज नाइट। बड़े ध्यान से देखो क्या लिखा है, ब्लैक एज नाइट। ठीक, अब अगर हम इसे कहने की कोशिश करें, रात अपने आप में होती क्या है? मैं अगर साइंटिफिक तरीके से पूछूं, हाँ जी सर बताएंगे ब्रिजेश जी, रात होती क्या है? आप गलत चल रहे हैं, ये रोमांटिक हो गया, कहते हैं जी रात रोमांस की होती। गलत जा रहे हो सर। रात का मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ लाइट। फिर से बोलो जरा, एब्सेंस ऑफ लाइट। अब इस लाइट से संबंधित कुछ एक चीजें समझने की कोशिश करें। एक रूट है हमारे पास फोटो, ठीक है जी। फोटो की अगर हम बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? लाइट। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में ही समझा होगा फोटोसिंथेसिस, सुना है बच्चों आप लोगों ने? फोटोसिंथेसिस, यहां जहां पर प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जहां पर रोशनी जुड़कर काम करना शुरू करती है। क्लियर है? ठीक है, आप लोगों ने लिखा फोटोस्टैट। पहली बात तो ये फोटोस्टेट नहीं होती, ठीक है, फोटोस्टैट रोशनी की वजह से जब आप एक्सप्लेन कर देते हो चीजों को, ठीक है। इसी को हम अगर कहते हैं ज़ेरॉक्स, क्या कहते हैं बच्चों इसे? ज़ेरॉक्स। तो शब्दों के साथ शब्द जुड़ते चले जाते हैं अगर ध्यान से सुने और बड़े कायदे से समझने का काम करें। तो बच्चों ये जो लिखी हुई बातचीत हमारे सामने आई, नंबर 3 पर पढ़कर देखो जरा। आपको पढ़ना बेटा, जो बच्चा पढ़ेगा वो सीखेगा। नंबर 3 पर लिखा ब्लैक एज नाइट। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट है,
ठीक है, मीनिंग तैयार हो गया। एब्सेंस ऑफ लाइट, जहां पर लाइट नहीं है, ठीक है, उसी को हम ब्लैक एज नाइट कहते हैं। एग्जाम्पल देखो कितना प्यारा लिखा है, वी हैड अनदर पावर कट लास्ट नाइट, ठीक है, इट वॉज एज ब्लैक एज नाइट इन आवर हाउस, वी डिडंट इवन हैव एनी कैंडल्स। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक शब्द लिखा है हमारे सामने, पावर कट। जब पावर कट की हम बात करते हैं तो पावर कट को बेसिकली हम फ्रेजल वर्ब के साथ भी बता सकते हैं, और फ्रेजल वर्ब में आती है इसका अर्थ ब्रेक डाउन। ठीक है जी, क्या लिखा है बच्चों? ब्रेक डाउन। क्या लिखा है बच्चों? ब्रेक डाउन। अगर हम फ्रेजल वर्ब के आधार पर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसे हम कहने की कोशिश करते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के बेसिकली मीनिंग अलग अलग निकल जाते हैं। इसमें इसका सबसे पहला मीनिंग निकलता है टू स्टॉप द फ्लो। टू स्टॉप द फ्लो, जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसे रोक दिया गया। ठीक है, ब्रेकडाउन का एक और मीनिंग होता है टू स्टॉप द फंक्शन। इसका एक और मीनिंग आता है टू स्टॉप द फंक्शन, यानी कि जब हम किसी की कार्य प्रणाली को रोक देते हैं, टू स्टॉप द फंक्शन, जब हम किसी की चीज के कार्य को रोक देते हैं। तो अब यहां पर मीनिंग जस्टिफाई होता है, वी हैड अनदर पावर कट। पावर कट की जगह लिखा हो सकता है वी हैड अनदर ब्रेक डाउन। ये है सीखने का मजा, कि हम सीख रहे हैं एक बात और उससे कितनी सारी चीजें जुड़ती चली जाएं। यही है आनंद सीखने का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले 3 आपके सामने इडियम्स हाजिर हो रहे हैं, पे टेंशन। ब्लैक एंड ब्लू, बड़ा प्यारा शब्द है ब्लैक एंड ब्लू। देखो बच्चों, जब हम ब्लैक एंड ब्लू की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू बीट समवन क्रूअली। इसका मीनिंग होता है टू बीट समवन क्रूअली। ठीक है जी, अगर हम कहने की कोशिश करें जब किसी को आप बुरी तरीके से पीटते हैं, या फिर जब आप किसी को बुरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जिसकी हालत खस्ता कर दी जाती है, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, नंबर 5 पर आया, बड़ा प्यारा शब्द लिखा है ब्लैक आई। किसी ने कभी किसी को मुक्का मारा हो तो ऑब्जर्व किया होगा उसकी आंख के चारों तरफ ब्लैक सर्कल बन जाता है। नहीं, एक तो डार्क सर्कल होता है। डार्क सर्कल तो उनको होता है जो आशिकी में परेशान होते हैं। छोड़ गई, एक तो वो शिकारी लोग होते हैं, लेकिन एक ब्लैक आई का मतलब यहां है जिसके चोट लगती है आंखों में, इसे हम कहते हैं अ ब्रूज। बड़ा प्यारा शब्द है, इस ब्रूज को समझने की कोशिश करना। ब्रूज का मतलब क्या हुआ, बाइक चला रहे हैं आप, बाइक से गिर गए तो हाथों पर खरोंच आ जाती हैं। उन खरोंच का अगर मैं जिक्र करूं, उस खरोंच का अगर मैं जिक्र करूं तो वही है आप लोगों का ब्रूज। ठीक है जी, एक बार इसके एग्जाम्पल को समझे। लिखा है फ्रेड केम होम विद अ हॉरिबल ब्लैक आई टुडे बट ही वोंट टेल अस व्हाट हैपेंड। क्लियर है। नंबर 6 पर आता है प्यारा शब्द जिसे हम कहते हैं ब्लैक आउट। ये बार बार परीक्षा पूछती है। ठीक है, ब्लैक आउट का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ फोटो या एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी, लेकिन इसका एक बड़ा प्यारा शब्द अर्थ और निकल जाता है टू लूज कॉन्शियसनेस। पहले तो मैं समझा देता हूं, 2 शब्द आते हैं, ये आपकी एक वर्ब है। ठीक है ना जी, इसका अगर मैं फ्रेजल वर्ब में अर्थ तैयार करने की कोशिश करता हूं, टू गिव अप या टू सरेंडर, जब आप किसी चीज को हारते हैं। ठीक है ना जी, या जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं। क्लियर है। हालांकि इसका एक और सेंस में अर्थ निकल जाता है, जैसे आप नहीं कहते लूज वेट, अरे हाँ है ना, तो वो एक अलग सेंस बन जाती है। ठीक है, अर्थ इसका एक ही बनता है, टू गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज के लिए सरेंडर कर देना। ये बेसिकली एक वर्ब है। LOOSE की अगर हम बात करें तो ये बच्चों बेसिकली एक एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, बेसिकली एक एडजेक्टिव हुआ। फाइन। लूज का मतलब होता है स्लैक। स्लैक की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हुआ ढीला। फाइन। अच्छा देखो, इसी को आप चाहो तो वर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हो, और ये वर्ब की तरह यूज हुआ हमारा लूजन। ठीक है, वर्ब का अर्थ हुआ, तो जब आप किसी चीज को ढील छोड़ देते हैं, तो ये ढील छोड़ने के लिए यहां पर भी EN लगाया, तो भाई स्लैक के साथ भी EN लगा लो। अरे भाई हाँ है ना, एक साधारण सा नियम है। एडजेक्टिव का मीनिंग एडजेक्टिव की तरह से ही लिखोगे। अरे हाँ है ना, चलो आपको थोड़ी दूर घुमा के लाता हूं। देखो बच्चों, मैंने ये लिखा ईट, ये लिखा मैंने फूड, इसका अर्थ हुआ खाना, इसका अर्थ हुआ खाना। तो क्या ये दोनों के दोनों सिनोनिम है? क्या ये दोनों के दोनों सिनोनिम है?
आप कहोगे सर मजे ले रहे हो, सिनोनिम कैसे हो गए? ये सिनोनिम नहीं है। इस ईट की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली एक वर्ब है, और फूड की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली एक वर्ब है। अरे हाँ है ना? तो ये दोनों के दोनों सिनोनिम तो नहीं हो सकते। अरे हाँ है ना? अब आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, तो गड़बड़ लिख रहे हो। बच्चों इसीलिए ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपका और मेरा इंटरेक्शन बढ़े। ये वर्ब नहीं है, बेसिकली ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन। अब इसके पैरेलल अगर मुझे लिखना है तो पैरेलल क्या लिखना होगा, मील। अब देखो मील का अर्थ भी खाना और फूड का अर्थ भी क्या हुआ, खाना। दोनों अपने आप में नाउन है, हालांकि इनमें भी एक फर्क है। वो फर्क क्या है, ये बातें आगे की हैं, ठीक है जी। मील रेडी टू सर्व, जिसे आप तैयार रखते हैं, ठीक है। जब फूड की हम बात करते हैं तो ये सर रेडी भी हो सकता है और रॉ भी हो सकता है। रॉ RAW मीन्स कच्चा। क्लियर है? चलो छोटी छोटी चीजें हैं बड़ी, आगे जुड़ती चली जाएंगी और सीखने का यही मजा है। फाइन। शब्दों से शब्द जुड़ते चले जाएंगे और जैसे जैसे शब्द एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे हर एक चीज अपने आप क्लियर होती जाती है। चलिए बच्चों अगली बात पर चलते हैं। हमारे सामने आया ब्लैक आउट, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ लाइट, पूरी तरीके से रोशनी जब खत्म हो जाए। और इसका एक मीनिंग हमने तैयार किया, दैट इज कॉल्ड टू लूज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब जब आप होश खो देते हैं। एक बार इसका एग्जाम्पल पढ़ना चाहूंगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही जस्ट ब्लैक्ड आउट, मे बी हैंग्ड, मे बी ही हैंग्ड हिज हेड। शायद कई बार लोग अपना सिर झुकाए रहते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। चलिए बच्चों अगले कुछ शब्द आपके सामने। ब्लैक एज अ स्किलेट, पढ़कर देखें दोबारा से। ब्लैक एज अ स्किलेट, मीनिंग देखो कितना प्यारा है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी डर्टी, ब्लैक विद डर्ट। पूरे इंडिया में बहुत पोल्यूशन है, प्लीज ये बुराई नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया में बहुत पोल्यूशन है। सर अगर आप अपनी बाइक स्कूटी लेकर निकलें सुबह और आप बिना हेलमेट ड्राइव करें, ठीक है, और शाम को जब अपने घर पर आओगे तो आपका चेहरा सुभान अल्लाह ऐसा ही होगा ना, ठीक है। योर फेस विल बी ब्लैक एज स्किलेट, याद हो जाएगा जी, ठीक है। योर फेस विल बी एज ब्लैक एज स्किलेट, याद हो जाएगा बच्चों, बड़ा आसान हुआ। नंबर 8 पर आ जाए, लिखा है ब्लैक मार्केट। ये बड़ा प्यारा शब्द है, ब्लैक मार्केट। जब ब्लैक मार्केट की हम अगर बात करें तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर किसी भी चीज के प्राइस फिक्स नहीं होते, लोग मनमाने ढंग के कीमतों पर चीजों को बेच सकते हैं। मैं कर कहूं आईफोन 11 की क्या कॉस्ट चल रही है सर, अप्रोक्स 1 लाख के आसपास है, हाँ है ना। अब अगर मान लीजिए मैं उस आईफोन को 1,20,000 का बेचूं तो आप कहोगे तो ब्लैक मार्केट है, मन मर्जी के पैसे हैं। मीनिंग लिखा है, ध्यान से देखें। अ टर्म यूज्ड फॉर प्लेसेस वेयर गुड्स आर इलीगली बॉट एंड सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट। क्लियर है? मुनाफे के लिए इलीगल तरीके से बेचा जाए। अब इलीगल का मतलब क्या हुआ, मनमाने ढंग की कीमत लगाओ, मार्केट का एक स्टैंडर्ड प्राइस अलग है, आप किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं। आगे लिखा है, ध्यान से देखें, ब्लैक बॉल समवन। बड़ा अजीब सा लगेगा पढ़कर इसे। ब्लैक बॉल समवन का अर्थ हुआ टू एक्सक्लूड। ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जब इसकी हम बात करते हैं तो इस एक्स का मतलब होता है आउट। क्लड जिन भी शब्दों के साथ जुड़ा है उसका अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ, ठीक है जी। जो एक साथ होने से अलग हो जाए उसे हम कहते हैं एक्सक्लूड। क्या कहते हैं? एक्सक्लूड, ठीक है। चलो जी, तो ब्लैक बॉल समवन का अर्थ होता है जब आप किसी को एक साथ होने से अलग कर देते हैं। क्लियर है? यानी कि टू रिजेक्ट समवन या टू एक्सक्लूड समवन। फाइन, ब्लैक बॉल समवन। अच्छा चलिए अगले इडियम्स पर काम करते हैं। सर जरा फटाफट से फ्लैश कीजिएगा। ब्लैकलिस्ट समवन, ये सब लोग जानते हैं। आजकल जो फोन पर आपको इरिटेट करता है, बार बार फोन करता है, आप उसे ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, हाँ या ना। देखो मीनिंग स्पष्ट लिखा है, टू राइट समवन्स नेम ऑन अ लिस्ट इफ दे ब्रेक एनी रूल्स एंड बैन देम फ्रॉम हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट अगेन। किसी को पार्टिसिपेट करने से रोकने का एक तरीका है टू ब्लैकलिस्ट समवन। पार्टिसिपेट करना किसी भी तरह से, कोई इंसान आपको बार बार फोन कॉल करके परेशान कर रहा है तो वो भी गलत है। फाइन। नंबर 11, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ठीक है, ये बहुत अच्छा इडियम लगता है मुझे। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मीनिंग कितना प्यारा है। दिस इज यूज्ड व्हेन द पर्सन हु हिपोक्रिटिकली criticizes or accuses someone else as guilty as the person he or she criticizes or accuses. अब अगर हम इसे कहें
ये एक बहुत अच्छी कहावत है, इसके पीछे एक स्टोरी है, फ्रेज है बेसिकली। काना काने को काना कहे। क्या कहा मैंने? काना काने को काना कहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। सुना आपने ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? अगर इसके मीनिंग को हम ध्यान से समझे तो इसे हम हिंदी में भी कहते हैं एक गलत इंसान, एक गलत इंसान दूसरे इंसान को इसे हम कहने की कोशिश करते हैं एक गलत इंसान दूसरे गलत इंसान की गलतियां निकाले। तो ये हुआ पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक। पॉट होता है एक बर्तन बेसिकली, और हमारे घरों पर चूल्हे हुआ करते थे, पुराने जमाने की बात है, तभी की ये ईडियम है, ठीक है। ऐसे नाम की एक चूल्हा होता था, इनमें लकड़ियां आप लोगों ने लगा दी, आग लगा दी, इसके ऊपर आपने एक पॉट रखा। अब मैं आपके लिए बहुत प्यारी चीज बनाऊंगा, खाना बना रहा हूँ, आ जाओ, सारे के सारे शिकारी खाते हैं, ठीक है जी। अब जो आग इसके अंदर, लाल आग होनी चाहिए भाई, इसके अंदर जो आप आग लगाते थे इसके ऊपर कालापन आ जाता है, हाँ या ना? तो ये अपने आप को काला कहने की बजाय ये एक केटल को, केटल कैसे बनती है बनाकर दिखाओ भाई, इस तरह की होती है ना केटल, वो शिकारियों, मेरे ख्याल से इसी तरीके की एक केटल होती है। अरे हाँ, मेरी ड्राइंग कैसी है ब्रिजेश? सही है। तो अगर मान लो इसको भी मैं भट्टी पर लगाने की कोशिश करूं तो ये भी तो अपने आप में काला हो गया, तो कॉमन सेंस की होगी बात। इसका मतलब ये समझ आया कि ये गलत इंसान दूसरे गलत इंसान की गलतियां निकाले। फाइन, आ जाओ जी, एक अगली बात पर काम कर लेते हैं। पॉट से मुझे याद आया, आपसे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जाता है, पॉटरी। इसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले आइटम्स। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को हम पोट्री कहते हैं, ठीक है जी। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को हम पोट्री कहते हैं, ठीक है जी। इसी से जुड़ा एक और शब्द आता है सेरामिक्स, ठीक है जी। इनका ध्यान रखना बच्चों, यही तो खूबसूरती है इस इंग्लिश की। एक चीज को पढ़ना शुरू करो, चीजें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आइसोलेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता, अकेले में कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसका किसी और चीज से लेना देना नहीं है। मूर्खानंद है वो लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, प्लीज बचें उस चीज से। इंग्लिश बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है और जुड़ती चली जाती है आगे जितना बढ़ोगे। खैर मैं भी थोड़ी देर में आगे चलूंगा। नंबर 13 पर आता है ब्लैकमेल समवन। इसका मतलब सभी को पता है, टू एक्सटोर्ट मनी। थोड़ी देर पहले मैंने इस एक्स का मीनिंग तैयार किया है आपके सामने। एक्स का मतलब आउट, ठीक है जी। टोर्ट का मतलब पुश, जब किसी से जबरदस्ती कोई चीज निकालने की कोशिश करें। फाइन, इसी को हम कहते हैं एक्सटोर्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना भैया, ई से शुरू होता है। जैसे मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, इसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी साउंड है एग्जामिनेशन। डोंट से एग्जाम, नहीं, एग्जामिनेशन। अगर टीचर पढ़ाते वक्त आपको दे रहा है, क्या चीज दे रहा है? एग्जाम्पल, राइट। अगर आप किसी को कहने की कोशिश करें, क्या बोलते हो? यूज मी, ना जी ना। इसे अगर आप बोलने की कोशिश करते हो तो साउंड वहीं पर पहुंच गई, एक्सक्यूज मी। आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक है तो आपके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही आपका स्पेलिंग टेस्ट इंप्रूव होता है। खैर ज्यादा दूर ना जाकर, टू एक्सटोर्ट मनी। फाइन, बाकी की चीजें आपकी क्लियर हैं। चलिए बच्चों, अगले 3 इडियम्स आपके सामने। इन समवन्स ब्लैक बुक्स। अब ब्लैक बुक का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो कलर ही जस्टिफाई करता है। सबसे पहले तो कलर ही ये जस्टिफाई करता है, और कलर जस्टिफाई करने का मतलब कोई भी बुक अगर हम किसी की देखें, अगर मान लो उसके काले ही अक्षर हो, काले ही पन्ने हैं और काला ही उसका कवर है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब तो उसमें कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, ऐसी किताब को कौन रखेगा, इसीलिए ऐसे इंसानों को भी कोई नहीं रखता। इन समवन्स ब्लैक बुक्स, इसका मतलब क्या समझ आया, टू बी इन डिसग्रेस और इन डिसफेवर विद समवन, जो किसी के हक में ना हो, ठीक है ना जी। यानी कि जिसे कोई पसंद नहीं करता हो ऐसे लोगों को हम रखते हैं, वी कीप सच पीपल इन आवर ब्लैक बुक्स, हम कभी उनको कंसल्ट नहीं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 14 पर आया ब्लैक टाई इवेंट, या फिर इवेंट की जगह अफेयर भी लिखा जा सकता है। अफेयर का मतलब काम होता है, आप लोगों के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, मीनिंग समझने का प्रयास करें। लिखा है a formal event where male guests wear black bow ties and tuxedos, tuxedo बेसिकली जो आप कोट पहनते हैं उसकी कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें टक्सीडो होता है, ठीक है। टक्सीडो एक ऐसा कोट होता है जो साइड से ऊंचा होता है और पीछे उसके एक डीप कट होता है, ठीक है। खैर कभी पहनेंगे तब बताएंगे, हैं। टक्सीडो उसे हम कहते हैं, या डिनर जैकेट्स। भाई आप किसी भी शादी में जाते हो तो आपके स्कोर्ट्स आसपास घूमते हैं जो बो टाई पहनते हैं, भाई बो टाई बना के दिखा देता हूँ, जिसे हम तितली वाली टाई कह देते हैं, ये बो टाई है, फाइन ऐसे ही बनती है भाई, मैं ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं जानता, ठीक है भाई, देखी होगी आप लोगों ने, है। तो ब्लैक टाई इवेंट, बेसिकली टाई आपकी लंबी होती है, टाई भी बना देता हूं, नहीं तो कुछ शिकारी सोचेंगे टाई नहीं पता भाई, टाई ये हो गई आपकी, फाइन। तो बेसिकली ये एक ऐसी गैदरिंग होती है, बेसिकली ये लोगों का एक ऐसा जमावड़ा होता है जिसके अंदर वे लोग अपनी ड्रेस सेंस का ध्यान रखते हैं। इसे ध्यान रखना, परीक्षा पूछती है, ड्रेस सेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, ड्रेसिंग सेंस कहना गलत होता है। अगर कोई ये कहता है ये ड्रिंकिंग वाटर है, बिल्कुल गलत हुआ, इट इज कॉल्ड ड्रिंकेबल वाटर, ठीक है जी। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ग्रामेटिकली नहीं पता चलती और हम कुछ भी बोल देते हैं। आज जो बच्चों नंबर 15 पर लिखा देखते हैं, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, अब शीप सभी ने देखी है, शीप बेसिकली भेड़ को कहते हैं भाई, ऐसे तो सफेद रंग की भेड़ नजर आती है, ठीक, लेकिन ब्लैक शीप की अगर हम बात करें तो सीधा इसका अर्थ आ जाओ, आपकी रीजनिंग वाले पीयूष सर ने बताया है ऑड वन आउट, एक छोटी सी थियरी बताई होगी, हाँ जी ब्रिजेश जी बताइए ना, ऑड वन आउट जो सभी के अंदर बिल्कुल दूर से पहचान में आए, ठीक है जी, यानी कि जो सामाजिक लोगों के बीच असामाजिक नजर आए, ठीक है जी। तो ये किसी की भी सेंस में यूज किया जा सकता है, किसी ग्रुप में एक अद्भुत विलक्षण प्राणी ब्लैक शिप कहलाता है। डिटेल्स आपके सामने लिखी हैं, चलिए। अच्छा बच्चों, जो मैं आपके सामने ये कर रहा हूं बेसिकली ये कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये आज के बैच की शुरुआत है और मैं क्लासेस शुरू कर चुका हूं। अगर किसी को ये लगे कि मैं कोई यहाँ डेमो ले रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा, भैया मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। और जिनका ध्यान पढ़ने में है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, फाइन। आप लोगों के इस तरह के नोट्स करियरविल ऐप पर अपलोडेड है, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि आप उनका प्रिंट निकालते हैं और आप अपने घर पर उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वोकैबुलरी का जो डिस्कशन है इतना फार एंड वाइड है, जितना आप तैयार करना चाहो उतना कम है। तो टीचर के एफर्ट्स इस चीज में ये मदद कर जाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्लियर है, क्योंकि वोकैबुलरी अब आउटडेटेड सेक्शन से बहुत चीजें हटा दी गई हैं। मेरे सामने ये हुए, अगली बात देख लेते हैं, चलिए। तो दो इडियम्स और हमारे सामने आती है। पहली बात आती है इन द ब्लैक, बोलकर सुनाओ जरा, शाबाश। इन द ब्लैक, जब इन द ब्लैक की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ मीनिंग सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, फाइन, यानी कि जिसमें कोई मुनाफा हो, जिसमें कोई फायदा हो। जैसे एग्जांपल पर अगर हम काम करें, द कंपनी हैज बीन इन द ब्लैक एवर सिंस द न्यू सीईओ टुक ओवर एंड चेंज्ड इट ऑल राउंड, क्लियर है, जिसमें मुनाफा हो, ठीक है। नंबर 17 पर पिच ब्लैक, वही बात हो गई बच्चों, ये आप लोगों की जो हमने थोड़ी देर पहले समझने की कोशिश की थी, एब्सेंस ऑफ लाइट, क्लियर है, एब्सेंस ऑफ लाइट, जहां रोशनी ना हो और कुछ भी देख ना सकें, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल लिखा है, आई वॉज अफ्रेड टू गो डाउन स्टेयर्स, द होल हाउस वॉज पिच ब्लैक एंड वेरी क्वाइट, क्लियर है। तो ये तो हो गए आप लोगों के ईडियम्स के डिस्कशन की बातचीत। अब चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे, ठीक है। हमारा 3 हिस्सों में बंटता है पूरा सिलेबस, और बेसिकली फिर मैं कहने की कोशिश करता हूं ये वॉर है, ये एक युद्ध है, वॉर ऑफ द इंटेलेक्ट,
ठीक है जी। और हमारा टोटल फोकस है इस चीज पर, क्लियर है। अब इस चीज की हम दायरे पर अगर हम बात करें तो CGL, हम बात करें तो CPO, CHSL, ठीक है। अगर छोटे लेवल की बात करें, वैसे किसी भी पेपर का लेवल कोई छोटा नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, हम हर एक पेपर की कंसीडरेशन लेके चलें तो हम हार नहीं सकते, ठीक है। हालांकि ये तो दायरे हमारे पेपर के सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम बैंकिंग और UPSC के जो एग्जाम्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है ND और CDS, भैया इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक देश के लोगों में ND और CDS को ज्वाइन करने वाला जज्बा नहीं हो, देशभक्ति थोड़ी सी खतरे में पड़ती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ब्रिजेश जी? आपकी शादी में जरूर आऊंगा सर, बहुत अच्छे इंसान है आप। तो मेरे को अब चीजों को छेड़ना शुरू करना है दोस्तों, और ये वॉर है, 2020 वॉर है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं और सारे के सारे पेपर सीरीज में आते जा रहे हैं, ठीक है जी दोस्तों। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं दूसरे पड़ाव की। ये तो हमारा एक छोटा सा वोकैब डिस्कशन था। अब दूसरे पड़ाव से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, जो सारा खेल है हमारे सामने ग्रामर का, ठीक है बच्चों। CGL जैसे अगर पेपर की मैं बात करता हूं तो 2020 मैंने आपके सामने लिखा है। इस पेपर के अंदर हमारे पास पूरे पेपर का अप्रोक्स 40% जो आपके इंग्लिश का सेक्शन है 50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें करीब करीब 40 to 50% आपकी वोकैबुलरी कवर करती है। मेंस में अगर जाते हैं तो आपके मेंस के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस वोकैब से परेशान नहीं किए जाते, ठीक है ना जी। तो अप्रोक्स उसका अगर हम देखने की कोशिश करें तो बात आती है 3/4 आपकी ग्रामर से कवर कराना हमारा जिम्मेदारी बनती है। तो पहले तो ये ग्रामर जो है इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है, पूरा का पूरा पेपर है, वो कैसे पूछा जाता है, क्या है उसकी कहानी, फिर कहाँ से हमें शुरू करना है, ये चीजें हम लोगों के सामने आएंगी। हम जब इस ग्रामर की बात करते हैं दोस्तों, तो पूरी की पूरी ग्रामर बेसिकली 2 हिस्सों में बंटकर आती है, और एक हिस्सा है एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल हम इसे कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि एलिमेंट्स हम इसे क्वालिफाई करना सिखाते हैं। एलिमेंट्स क्या है, किस तरीके से छोटे छोटे शब्द जुड़ते हैं, उनका काम शुरू होता है। और इस एलिमेंट्स के आधार को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने हुए बच्चों? बेसिकली दे आर 8 इन नंबर, ये संख्या में सिर्फ 8 हुए। अब इन 8 के अलावा अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो इन 8 के अलावा अगर देखा जाए तो एक प्यारी सी चीज और हम लोगों को जुड़ी हुई मिलती है, आर्टिकल्स। अगर थोड़ा और आगे हम चलने की कोशिश करें तो वर्ब के कई सारे रूप देखने को मिल जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं वर्ब एडवांस, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे लेवल का, जिसे हम नाम दिए एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्स कैसे ग्रामर के तैयार होते हैं? जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स का दायरा छोटा नहीं होता। एलिमेंट्स का जो दायरा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट, और काफी सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई मिलती हैं, ठीक है। कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, पर हम उनकी वजह नहीं समझ पाते, क्लियर है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मान लो एक छोटा सा सवाल, मेरे सामने छोटी छोटी बातें आ रही हैं, अगर मैं इनको समझने की कोशिश करूं तो मेरे सामने जो लिखी हुई बातचीत है, थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने यहां लिखा आई राइट अ पेन, एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। फिर मैंने कहा आई राइट विद अ पेन, दूसरी बात लिखी। अब देखो, मैं आपके सामने ये 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, और अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं, जरा सोच के देखो इनके बीच क्या कहानी बदल रही है। एक और सेंटेंस को समझ लेते हैं। मैंने कहा राहुल विद सोहन वेंट देयर, मैंने कहा राहुल एंड सोहन वेंट देयर। मैंने 2 बातें आपके सामने लिखी। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन चारों के चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? अब भैया महसूस तो क्या होना है वो तो मुझे पता ही है। आपको जो चीज महसूस हो रही है वो महसूस हो रही है, सिर्फ इनकी हिंदी का फर्क। बोलो हाँ।
आपको सिर्फ इनकी हिंदी का फर्क पता चल रहा है, कहानी असलियत में क्या है ये हमें पता ही नहीं। ठीक है, हम लोगों को इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर असलियत में कहानी का फर्क ही नहीं पता। क्लियर है? ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये जो प्रयास है ना, मेरा आपका, ये जो भाग्य ने लिखा है मिलना, इस छोटे से प्रयास में कहानियां काफी सारी हैं। हम लोगों के एग्जामिनेशन में इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो है, मैं मानता हूं। सीजीएल के लिए वॉर क्यों कहा? क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सभी के सभी एग्जामिनेशंस में सारे के सारे दायरे आ रहे हैं। ठीक है ना जी? हमारे मैथमेटिशियन हैं गगन प्रताप सर, बेहद काबिल, बेहद सटीक उनकी अप्रोच, बेहद अपडेटेड कंटेंट उनका, नो डाउट। ठीक, मैथ्स को लेकर उनकी अप्रोच आप लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो सर प्रीलिम्स के लिए आपके पास पूरा पेपर जो आ रहा है वो 50 मार्क्स के लिए, अगर मैं मेंस की बात करूं तो 200, और इन्हीं का आधार जो आपके डिस्क्रिप्टिव में काम आता है वो 100 नंबर। तो इंग्लिश का दायरा कोई छोटा नहीं है, सबसे बड़ा दायरा है एग्जामिनेशन के सीजीएल और सीपीयू के लिए। सीजीएल के लिए मैं पहले बात करना चाहूंगा क्योंकि ये वॉर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो मेरे भाई एक चीज और ध्यान से समझ लो, एक चीज और बड़े ध्यान से समझ लो, पेपर को क्वालिफाई तो कर लेंगे, सिलेक्शन भी ले लेंगे, जिस दिन हम लोग जिस ऑफिस में जाएंगे वहां पर सारा काम ही तो इंग्लिश में होना है। वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी के लिए सम्मान मेरे दिल में है। लेकिन सवाल ये उठता है जब नौकरी पेशे की बात आती है ना भाई, तो सारी की सारे खेल इंग्लिश में ही लिखने हैं, तो इसका मतलब सीखना तो कुछ ऐसे है ताकि वो दायरे भी हमारे कवर हो जाएं। खैर, एलिमेंट्री लेवल होगा हमारा जिस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम काम करने की कोशिश करेंगे, और अगर दूसरे लेवल की हम बात करें दोस्तों तो वो लेवल होगा हमारा एडवांस लेवल। अब ये पूरा का पूरा जो एडवांस लेवल की हम अगर बात करें तो इस खेल के पीछे दायरा चलता है हमारे पास टेंस से, टेंस के आधार पर वॉइसेस, वॉइसेस के आधार पर नरेशन, ये हमारा सारा का सारा दायरा है। और इसी टेंस के साथ जुड़ी हुई कुछ एक बातें, छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं। फाइन, तो मैं क्योंकि पेपर के दायरे को कवर करता जा रहा हूं हर एक जगह पर, तो मेरा पहला जो लेवल होगा वो एडवांस लेवल होगा, मैं इस पर पहले काम करूंगा। बातचीत तो हम लोग समझना शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन इस बातचीत को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि इस इंग्लिश को एक्चुअल में किस तरीके से समझा जाए। ठीक है जी, कहते हैं ना कि अगर इंग्लिश को समझना है तो इंग्लिश के आधार को अच्छा कर लेना चाहिए। ठीक है ना जी? जब भी हम किसी युद्ध को लड़ते हैं तो युद्ध को लड़ने से पहले हमारी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। वी मस्ट हैव सम स्ट्रेटेजी। क्लियर है? स्ट्रेटेजी के इस दायरे में हमने दो हिस्से बांट दिए, एक एलिमेंट्री और एक हमने कहा एडवांस लेवल। और इस एडवांस लेवल पर अगर फोकस करें तो टेंस के साथ ये कहानी शुरू होगी। क्लियर? टेंस क्या है इसे समझने से पहले मैं आपको छोटी छोटी आधारभूत बातें बता दूं, क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज चीजों को ग्लाइड करते जाएंगे तो हर एक चीज काम आएगी। छोटी सी बात, इंग्लिश के साथ ग्रामर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पर हम लोग फोकस करें तो थोड़ा सा ध्यान से समझा जा सकता है। बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है, आइए मेरे दोस्तों समझना शुरू करते हैं। जब हम इस इंग्लिश की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, तो इंग्लिश की इस ग्रामर वाली बातचीत को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज के साथ। ठीक है बच्चों? जब लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज बेसिकली चार रूप लेकर चलती है। लैंग्वेज बेसिकली चार रूप लेकर चलती है जिसे हम कहते हैं LSRW। अगर मैं इसको थोड़ा हिस्सों में समझने की कोशिश करूं तो L से तैयार हुआ हमारे पास लिसनिंग, S से तैयार हुआ हमारे पास स्पीकिंग, R से तैयार हुआ रीडिंग और W से तैयार हुआ राइटिंग। बेसिकली यही चारों की चारों जो चीजें हैं ये हमारे पास लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं। लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं। ये भी एक नया शब्द आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, मैं बता ही देता हूं क्योंकि मेरा बताने का फर्ज है। एक तो हम लोग कहते हैं शायद पॉलीग्लॉट और एक हम कहते हैं लिंग्विस्ट। दोनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं और इन दोनों के दोनों शब्दों को एक ही तरीके से एक ही पैमाइश पर समझाया जाता है। पॉलीग्लॉट को अगर हम बातों में बांटने की कोशिश करें तो पॉली बेसिकली एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है मैनी। क्या बताया मैंने? मैनी।
जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोनोमियल जिसके पास एक वेरिएबल हो, बाइनोमियल जिसके पास दो वेरिएबल हो, ट्राइनोमियल तीन वेरिएबल हो, और तीन से ज्यादा क्वाड्रिनोमियल जिसके पास चार वेरिएबल हो, है ना। अब संख्या अगर आगे बढ़ती चली जाए तो हम आगे संख्या की बात ही नहीं करते, हम सीधा पोलिनोमियल कह देते हैं, है या ना। ग्लॉट, ग्लॉटिस से बना है और ये रहा आपका ग्लॉट, ठीक है जी। अब इसके मीनिंग को समझाता हूं, ठीक है, इसका मीनिंग समझाता हूं। भाई आप पंजाबी गाने सुनते होगे, कि वे तोड़ दे कोई तेरा मेरा प्यार नी, बूहे जट खाड़ गुखड़ा, गाने सुनते हैं आप पंजाबी, है ना। आप हरियाणा भाषा के भी गाने सुनते हैं, सुनते हैं, काले की बहू है, अरे हाया ना, आजकल डीजे पे चले जाओ सब कुछ सुनने को मिलता है। आप इंग्लिश गाने सुनते हैं, जस्ट gonna stand there watch me burn। हम भाषाएं तो बहुत सारी सुनते हैं और भाषाओं के आधार पर हम बोलना भी चाहते हैं और हम कुछ ना कुछ भाषाओं को बोल भी देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट, अ पर्सन who knows many languages, जिसे बहुत सारी भाषाओं की जानकारी है। हो सकता है वो इंसान भाषाएं बोलना और सुनना समझना सारी की सारी चीजें जानता है। अब अगर मैं थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था कि मैं तोड़ दे कोई तेरा मेरा प्यार नी, मैं अगर आपसे पूछूं कि आखिरी जो शब्द मैंने बोला नी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है, तो आप घबरा जाएंगे, यार पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। अब खेल उलझ गया, हाँ ना। यानी कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करना इसका काम है लिंग्विस्ट। तो ठीक है, दोनों का फर्क भी याद हो गया। अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, नॉट नेसेसरी कि एक हो, लैंग्वेजेस भी हो सकता है साइंटिफिकली, यानी कि भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला इंसान हुआ लिंग्विस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और हम हिंदी के आधार पर देखें तो दोनों का एक ही अर्थ है, बहुभाषी। तो भैया अनर्थ से बचें। अब खैर मैं आपके सामने जो चीज कहना चाह रहा था वो ये शब्द था, ये लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, यानी कि जो साइंटिफिक तरीके से बांटी गई हैं वो स्किल्स हैं। फाइन। अब देखो ये चीज बताने की क्या जरूरत मुझे पड़ी, इसे भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर मैं इनकी छोटी छोटी बातों को जोड़ना चाहूं, ये हुआ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब अगर लिसनिंग और स्पीकिंग के दायरे से हम चीजों को जोड़ने की कोशिश करें तो लिसनिंग और स्पीकिंग से हम लोगों का एक क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्पेलिंग टेस्ट। मैं अगर आपके सामने इस लिखे हुए शब्द को पढ़ना चाहूं और मैंने शब्द पढ़ा ग्रामर, खतरनाक लोग इसे ऐसे ही पढ़ते हैं मेरे भाई, ग्रामर, तो भैया गलत पढ़ने वाले लोग हमेशा इसकी स्पेलिंग भी यही लिखने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कुछ लोग आज भी लिखते हो। बेसिकली ये इसकी भाषा के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, ठीक है। बोलने वाले लोग गलत बोलते हैं, आप सही बोलने की कोशिश करें। फाइन। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग की वजह से आपका स्पेलिंग टेस्ट शुरू होता है। आपका एक बहुत प्यारा टॉपिक चलता है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। मैं बात करना शुरू करूंगा, ठीक है जी। इन्हीं के अनुसार एक और टॉपिक हमें काम आता है, मॉडल एक्सिलरीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग। इसी के आधार पर आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आता है, ठीक है जी। पूरा का पूरा एरर डिटेक्शन, एरर के आधार पर आपका फिलअप, ठीक है जी। इसी के ऊपर सेंटेंस इंप्रूवमेंट और राइटिंग से आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव जुड़ता चला जाता है, ठीक है। तो भाषा के चार आयाम हैं, चार कौशल हैं, इन्हें हम लिंग्विस्टिक स्किल्स कहते हैं, ठीक है। इन चारों के चारों को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें, LSRW, तो भाषा के इन चारों आयाम के आधार पर पूरा सिलेबस तैयार होता चला जाता है। खैर, ये जो मैं डिस्कशन लेकर चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आधार है, ठीक है, ये आधार है। तो कुल मिलाकर इन सभी की सभी चीजों के आधार में एक ही चीज काम करती है और उसे हम कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं बच्चों? साउंड। अब देखो एक शब्द हो गया हमारे सामने साउंड और एक हो गया हमारे सामने वॉइस। जब साउंड की हम बात करते हैं तो साउंड दो तरीके से काम करती है। ये अपने आप में मीनिंगफुल भी हो सकती है और ये अपने आप में मीनिंगलेस भी हो सकती है। मैं अगर किसी दरवाजे के बाहर ऐसे करूं तो ये मीनिंगफुल हो सकती है, उस इंसान के लिए जो अंदर है उसे लगता है शायद कोई दरवाजा खुलवाना चाहता है,
अरे हाँ ना। अब यही आवाज अगर मैं दीवार पर करूं तो इसकी आवाज किसी के लिए मीनिंगलेस है। अरे हाँ है ना। सर जब साउंड की हम बात करते हैं तो साउंड लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन वॉइस की अगर हम बात करें तो वॉइस हमेशा मीनिंगफुल होती है और ये ह्यूमन ट्रेट है, इंसान का ये गुण है। हमें ही वॉइस दी गई है, हम ही अपनी वॉइस के आधार पर एक मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस साउंड की बात करते हैं तो साउंड के आधार पर हमें वॉइस तैयार करनी है। साउंड अपने आप में मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, क्लियर है। तो साउंड को जब हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है बच्चों स्क्रिप्ट की, और स्क्रिप्ट का अगर मैं मीनिंग तैयार करना चाहूं तो हिंदी में इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लिपि। क्या कहते हैं भाई, इसे हम लिपि कहते हैं। अब लिपि का अर्थ हम समझने की अगर कोशिश करें तो लिपि का अर्थ हुआ राइटिंग स्टाइल। क्या लिखा देखो मैंने, इसे हम कहते हैं बच्चों राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या इस चीज का सिलेबस से कोई लेना देना है। बच्चों सिलेबस की बात अगर हम करना चाहें तो मैं आपका सीधा टॉपिक से भी लेना देना शुरू कर सकता हूं, लेकिन खेल ये है दौड़ना तब सीखोगे जब चलना आए। मेरी बात समझना, चीजें समझने के लिए एक एटीट्यूड डेवलप करना जरूरी है। मेरी बात समझो, मैं आपके सामने शुरुआत में ही टॉपिक शुरू कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेल ये है कि क्या आप उसे समझने के लिए तहे दिल से तैयार हैं। साइकोलॉजी में एक नियम काम करता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, हिंदी में कहें तत्परता का सिद्धांत। क्या आप चीजों को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। तैयार तो तब होगे जब इस इंग्लिश से थोड़ा सा परिचय हो जाए। अरे हाँ है ना, कोई इंसान सामने बैठा, बातचीत तो हम तब शुरू करेंगे जब उसका परिचय हमें हो जाए। तो ये आधार है, क्लियर है। टॉपिक वाइज भी हम लोग चीजों को जोड़ लेंगे, इसमें इतना कोई तकाजा नहीं, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना है। आई लाइक यू। हमारे सामने स्क्रिप्ट की बात करें तो लिपि, इसे हम कहते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा को लिखने का तरीका। अब साउंड तो कोई भी हो सकती है। मान लो अगर मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, क्या इसका कोई मीनिंग है। आप कहोगे जिसका मीनिंग है बोलकर सुना सकते हो। अरे हाँ ना। अगर मैं आपके सामने ये लिखने की कोशिश करूं तो क्या इसका कोई मीनिंग है। आप कहोगे नहीं सर ये तो बदतमीजी है। अरे हाँ ना। अगर मैं आपके सामने इस तरह लिखूं तो क्या इसका कोई मीनिंग है। आप कहोगे सर मुक्का मार दूंगा, ये क्या लिख रहे हो। अरे हाँ ना। इसका मतलब इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत है, और उन सिंबल्स को ही राइटिंग स्टाइल कहा गया। इसका तो मीनिंग है, इनका मीनिंग नहीं है। क्लियर होगी बात। तो खेल यहीं से हम लोगों को समझना समझाना शुरू करना है। जब हम राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर कह रहा हूं, इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को छोटे छोटे अक्षर तैयार करने पड़े, और इसे हमने कहा 26 लेटर्स। अक्षर कहते हैं बच्चों इन्हें हम। ठीक, अक्ष का मतलब हुआ आंख, जिन्हें हम आंख से पहचान सकते हैं, आंख से देखकर हम पहचान सकते हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, आप इसी को वर्ण भी कह देते हैं। ठीक है जी, आप इसी को वर्ण भी कह देते हैं। फाइन। तो जब कुल मिलाकर 26 लेटर्स एक साथ मिले तो इसी को हम हिंदी में कह देते हैं वर्णमाला। ठीक है भाई, छोटे छोटे शब्द मैं हिंदी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे आपको आपकी हिंदी से लेकर मुझे इंग्लिश में जोड़ देना है। ठीक है ना। और जिन चीजों को पहले दिन समझा दिया जाए, आगे जब टॉपिक में हम चीजों को लेवल उठाते हुए चले जाएंगे, चीजें मजेदार होंगी। मेरे पढ़ने पढ़ाने के तरीके में एक चीज खास है जिसे मैं बता देता हूं, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। मैं किन चीजों को कहां पढ़ाने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे चीजों को ग्रेड ऊपर करता चला जाऊंगा और लेवल उठाता चला जाऊंगा, ये आपको महसूस भी नहीं होगा। क्यों। जो आपको आता है वो मेरे लिए एसेट है। आपको जो आता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आने वाली चीज को ही मुझे वहां लेकर जाना जो आपको नहीं आता। नोन टू अननोन। धीरे धीरे चीजें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। आ जाओ मेरे बच्चों, इन 26 लेटर्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये 26 लेटर्स दो हिस्सों में हमारे सामने आते हैं। और पहली कैटेगरी हमने कहा वाउल्स। बोलकर सुनाओ जरा। वाउल्स। वाउल्स बेसिकली हमारे 5 ही हुए। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास 5 ही हुए। अगर मैं इनकी बात करना चाहूं तो मैं छोटी छोटी बातों को समझना चाहूंगा। ये क्या लिखा, पढ़ना है बच्चों। ये क्या लिखा, शाबाश। ये मैंने क्या लिखा, पढ़ो, वेरी गुड। अब ये मैंने आपके सामने क्या लिखा,
वेरी गुड। आप अगर इन सभी को ध्यान से देखेंगे, लिखने का तो एक ही तरीका है, अरे भाई हाँ है ना, लेकिन जब साउंड की बात करें तो इसने साउंड जनरेट की हमारे सामने ऐसे, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी साउंड जनरेट हुई ऐसे, और इसकी अगर साउंड की हम बात करें तो इसकी साउंड जनरेट हुई कुछ ऐसे। बोलो हाँ, अरे भाई हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ तो एक ही छोटा सा ये जो अक्षर हमने बनाया, लेटर हमने बनाया, इसकी तो एक से ज्यादा साउंड है। तो वाउल्स की अगर हम बात करते हैं तो वाउल्स कुल मिलाकर 20 तरह की साउंड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इनकी हमें आर्टिकल्स में जरूरत पड़ेगी। आज अगर महफिल सही तरीके से हमारे दिल में रम गई तो भैया सफर बहुत सुहावना होने वाला है। ठीक है बच्चों, वाउल्स के ही ठीक अपोजिट काम करता है कॉन्सोनेंट्स। बोलकर सुनाओ जरा, शाबाश। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये व्यंजन हुए। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं, चलो भाई मैं एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं, पढ़कर सुनाओ जरा, फिर से बोलो जरा। ठीक है, अगर मैं इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूं अगर मैं इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूं तो यहां पर जब आप इसे पढ़ते हो तो साउंड इस तरह से आई, एनफ। क्या मीनिंग हुआ? एनफ। अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये है इसकी साउंड, गोस्ट। बोलकर सुनाओ, गोस्ट। ये घोस्ट नहीं है, इसमें एच साउंडेड नहीं है। आप कहोगे सर लिखने में तो ये एक ही थे, पर आवाज में क्यों फर्क है? यही कॉन्सोनेंट्स का जादू है। कॉन्सोनेंट्स कुल मिलाकर हमारे सामने 24 तरह की साउंड्स पेश करता है। अब ये साउंड 24 कैसे हुई, ये सारे आर्टिकल्स के दायरे में आती हैं। अब इसकी अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूं तो ये लिस्ट हमारे सामने इस तरीके से बनती चली जाती है। क्लियर है? चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं। हमारा स्टूडेंट सोच के चलता है कि पेपर में बहुत मुश्किल चीज पूछी जाती है। भैया पेपर में मुश्किल बात कुछ भी नहीं हो। बहुत छोटी छोटी चीजें पेपर पूछता है। मुश्किल तो तब होता है जब हमारा एटीट्यूड उन चीजों को फेल करा देता है। ठीक है बच्चों, जब हम इन लेटर्स की बात करते हैं तो 26 है, लेकिन साउंड, माय गुडनेस, साउंड तो इतनी सारी होगी, कुल मिलाकर 44 साउंड्स तैयार हुई। और जब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो खेल होता है शुरू, हमारी अच्छी से अच्छी बातों को घुमाने के लिए। अब हमने अभी तक तो सिर्फ लेटर्स की बात की, अब सर हमारा शुरू होता है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं वर्ड। वर्ड की अगर हम बात कहें तो इसे हम कहने की कोशिश करते हैं मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, जब लेटर्स को हम मीनिंगफुल तरीके से आपस में जोड़ते हैं तो अपने आप में कि ये यूनिट बनती है। कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहने की कोशिश करूं, मैंने एक प्यारा सा शब्द आपके सामने लिखना है मैंने एक प्यारा सा शब्द आपके सामने लिखा, पढ़कर सुनाए। नाइस। क्या इसका कोई मीनिंग है? इंडीड इट हैज अ मीनिंग। आपके हाथ में जो चीज है शायद ये वही इसका अर्थ बनता है। इसका अपना एक अर्थ है, लेकिन अगर इसी लेटर्स को मैं थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूं तो क्या इसका कोई अर्थ है? आप कहोगे ना जी ना, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये मैं कर क्या रहा था थोड़ी देर पहले? पढ़ाते हुए गाना गाया। क्या बोलते हैं इसे? थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने यहीं पर, डिट्टी, DITTY। ऐसे ही याद रहेगी चीजें जब बीच बीच में बोले। तो जब हम लेटर्स को मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करते हैं तो वो एक यूनिट तैयार करते हैं। और इसी यूनिट को, सुन रहा है ना तू, इसी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसी यूनिट के आधार पर तैयार होने वाली जो चीज है वो हमारी परीक्षा में एलिमेंट्री लेवल तैयार करती है, एंड इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट डू यू कॉल इट माय डियर स्टूडेंट्स? यू कॉल इट पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने हुए? 8 हुए। अरे बोलना जरा, 8 हुए। अब ये आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं वो तो समझने की बात है, मैं सिर्फ इनके नाम से परिचित कराना चाहूंगा आपको। शाबाश, मैं इनके नाम से आपको परिचित कराने की कोशिश करूंगा।
इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा समझने समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो बड़े प्यारे हैं, ठीक। नाउन बेसिकली एक लैटिन वर्ड से लिए गया है जिसे हम कहते हैं नोमस। क्या कहा? नोमस। अब नोमस का अर्थ होता है, नोमस से ही अगर हम कहने की कोशिश करें तो नोमेनक्लेचर एक शब्द सुना होगा सर, बायो में हमारे विवेक सर पढ़ाते हैं। सर विवेक सर को देखने की कोशिश करेंगे, आ जाओ सर विवेक सर, ये तो हमारी महफिल की जान है। सर मीट विवेक सर, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर बेसिकली, और करियर विल की जान है, शान है, और क्या क्या बोलते हैं आप, फेफड़ा है। सर की मैं तारीफ करूंगा बेसिकली। थैंक यू मंजय, थैंक यू आदित्य, थैंक यू विपिन, ठीक है। अगर हम कहने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जेंटलमैन जो सर हैं ये बहुत गजब की पकड़ रखते हैं, आपके जीएस सेक्शन को हैंडल करते हैं करियर विल पर, ठीक है। और मैं भी इनके लेक्चर्स देखता रहता हूँ, ठीक है। मैं इनके लेक्चर से बहुत अच्छी चीज़ सीखता हूँ, और वो चीज़ क्या है, मैं सोचता हूँ जैसे ज्योग्राफी सर पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है ज्योग्राफी की कहीं ना कहीं कोई लिमिट है, पहाड़ी तो है, लेकिन जब सर उन चीज़ों को गहराई से समझाते हैं तो मुझे इतना इतना अच्छा लगता है कि भाई देखने में तो वो पहाड़ है लेकिन उसके पीछे गहराइयाँ क्या है। काबिल तारीफ है सर, थैंक यू सो मच सर, ही इज द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। आ जाओ सर, आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं। नाउन को अगर हम कहें तो बेसिकली इसे हम कहते हैं दोस्तों नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज का अगर नाम आप बताना चाहें, नाउन हुआ, ठीक है। आगे अगर हम लोग लेकर चलने की कोशिश करो तो बहुत अगली चीज आती है प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारे सामने रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। एडजेक्टिव, जब आप इसे बोलने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, इसके डी की साउंड नहीं आती, एडजेक्टिव, फाइन। जब एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव की अगर लॉजिकल बातों को समझने की कोशिश करें तो इट क्वालिफाइज अ नाउन, और क्योंकि नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन ने किया इसलिए हम इसके लिए प्रोनाउन भी रिप्लेसमेंट तैयार करने की कोशिश करें तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? आगे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये लिखा वर्ब, इसमें आर की साउंड नहीं आती बच्चों, वर्ब इसे हम कहते हैं। और देखो है तो इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन, पर मैं छोटे से शब्द के आधार पर इसे रिप्रेजेंट करूंगा, एंड वी पीपल में कॉल इट एक्शन वर्ड। है तो इसके कई सारे अर्थ, है तो इसके कई सारे रूप, ठीक है। लेकिन इस बातचीत को समझने की अगर कोशिश करें तो फिलहाल हम छोटी छोटी डेफिनेशंस तैयार कर रहे हैं। आगे लिखा एडवर्ब, एडवर्ब इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेबस में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसकी छोटी डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं, और डेफिनेशन हमने तैयार करी, क्वालिफाइज अ वर्ब। क्या कहा बच्चों? इट क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो कई सारे लोग इसे गलत बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशन। मैं डर जाता हूं इस चीज को देखकर। बेसिकली इसे हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन, बोलकर सुनाए, प्रेपोजिशन, परिपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन। क्लियर है? जब प्रेपोजिशन की हम बात करते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा शब्द हमने तैयार किया, रिलेटिंग वर्ड। ये दो शब्दों की पोजीशन को रिलेट करता है, ठीक है बच्चों। आगे आता है एक शब्द, इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत प्यारा शब्द है, कंजंक्ट। कॉन का अर्थ हुआ टुगेदर, जंक्ट का अगर अर्थ हम तैयार करें प्लीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जब हम दो अलग अलग शब्दों को एक साथ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। इसलिए हम इसी को अगर कहने की कोशिश करें तो डेफिनेशन कहती है ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द जो ज्वाइन करने का काम करता है दो अलग अलग शब्दों को। एक अगला शब्द हमारे सामने आता है, तो एक अगला शब्द आता है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। आप जब इसे बोलते हैं तो इसके अंदर आर की साउंड नहीं आती। इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। जी सर। अब अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसमें बहुत अच्छी बात सामने आती है। अगर हम कहने की कोशिश करें
तो ये क्या चीज करती है, क्या है इसका लॉजिक, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और अचानक से अगर अगर मेरे सामने कोई मेरा पुराना दोस्त आ जाए तो उसे देखते ही मेरे मुंह से क्या आवाज आएगी, और तुम यहां क्या कर रहे हो, यही तो आवाज आएगी भाई। अरे भाई हाँ या ना, बोल नहीं रहे हो भाई, अरे हाँ या ना। तो हम सबसे पहले उन्हें बोलने की कोशिश यही तो करेंगे, अरे तुम, गॉट माई पॉइंट। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने यहाँ पर दीपक जी बैठे हैं चेयर पर, हमारी इंटेलेक्चुअल टीम है। अब अगर मान लो अचानक से चेयर से गिर जाए तो इनके देखते ही मैं कहूंगा अरे तेरी की। तो दिस वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो अचानक से हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इंटरजेक्शन। लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश करें। लॉजिकल चीजें क्या हुई, हम लोगों ने अभी तक साउंड के खेल को समझा, कितनी साउंड जनरेट हो सकती हैं, वर्ड बनाने की कोशिश की, और इसी यूनिट को हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। संख्या में ये 8 हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोगों ने इसको लेकर तैयार की। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए दोस्तों, अब अगर हम चीजों को देखने समझने की कोशिश करें तो ये तो हमारे पास जो खेल है, बेसिकली ये सारा का सारा हमारा जो खेल है, ये सारा का सारा खेल हुआ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम पर जो वर्ड की फॉर्मेशन बताते हैं। क्लियर है? इसी वर्ड से थोड़ा सा आगे अगर हम चलने की कोशिश करें तो ये आया आपका, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस शब्द को सुना था, समझा था। दोस्तों इस शब्द की अगर हम बात करें तो इस शब्द को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं फ्रेज। क्या लिखा बच्चों? फ्रेज। अगर हम इसकी बात करने की कोशिश करें तो इसे हम कहने की कोशिश करते हैं फ्रेज। अब फ्रेज होता क्या है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें। फ्रेज की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अगर थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन बड़ी प्यारी है और ये आपके काम आता है। थोड़े समय पहले ही हमने इसका जिक्र किया था, पर वो हमारा वोकैबुलरी सेशन का था, इसलिए चीजें थोड़ी अलग तरीके से चीजें समझने समझाने की थी। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से। डेफिनेशन लिखिए, मेरे साथ मिलकर बोलें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो है पर जिसका पूरा अर्थ नहीं है। ठीक है, शब्द का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो है पर इसका पूरा अर्थ नहीं है। जब इसका पूरा अर्थ नहीं है, सुन रहा है ना तू, जब इसका पूरा अर्थ नहीं है तो आधे अधूरे अर्थ की बात कैसे हुई, आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा नाउन लिखा करण, इसी के लिए कंजंक्शन जोड़ दिया एंड अर्जुन। ठीक, अब दो अलग अलग नाउन को जोड़ने का काम किया एंड। तो बच्चों क्या इस लिखी बातचीत का अर्थ है? हाँ जी, क्या आप इस लिखी बातचीत का अर्थ है? आपको सर अर्थ तो है, आप कहोगे सर इसमें अर्थ तो है लेकिन इसका कोई पूरा अर्थ नहीं है। अरे हाँ है ना, जब इसका पूरा अर्थ नहीं है तो आधे अधूरे अर्थ शब्दों के जब समूह से निकलता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अब इस फ्रेज की अगर हम बात करें तो इस फ्रेज को बेसिकली 3 अलग अलग लेवल्स पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें समझने समझाने का काम कराएगा। और इसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों नाउन फ्रेज। क्या नाम लिखा? इसे हमने सबसे पहले नाम दिया नाउन फ्रेज। क्लियर है? अब दूसरी बात अगर हम कहने की कोशिश करें तो दूसरी बात हमारे सामने आती है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरी बात अगर हम कहने की कोशिश करें तो उसका नाम हुआ एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, और इन तीनों के अध्ययन को हम कहने की कोशिश करें तो फ्रेजियोलॉजी। ठीक, अब ये चीजें आगे कैसे बढ़नी है, किस तरीके से ये काम करती हैं, तो दोस्तों ये चीजें हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। ये फिर से कह देता हूं, ये एसएससी 2020 का खेल है। 2020 तक सभी बच्चों के सिलेक्शन हम लोगों को लाने हैं और ये उसी के लिए युद्ध है, सिर्फ उनके लिए जो लोग यहाँ से जीतना चाहते हैं।
अपनी बुद्धि से जीतना चाहते हैं। भाग्य भरोसे अब रुकने की जरूरत नहीं है, अब सीखने की बारी है। अब सीखने की बारी है, तो अब की बार आखिरी बार। आज के लिए इतना ही। आपका गोपाल वर्मा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, दैट्स इट।